बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर फ़वाद ताहिर कैकाउस। वेलकम टू स्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा लेक्चर 15 है। इस लेक्चर में हम लोगों ने एक लास्ट आर्टिकल चैप्टर का इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना है। इक्विलिब्रियम हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट इसके MCQs हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हैं, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन टॉर्क आखिरी सवाल है, इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे। तो अब ये इक्विलिब्रियम हमारे पास लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का और बड़ा अहम है। इसके न्यूमेरिकल्स स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल्स नॉर्मली छोड़ देते हैं। हालांकि अगर ये आर्टिकल आप लोगों को क्लियर हो तो मेरा नहीं ख्याल कि ये स्किप करना चाहिए। बहुत ही मुख्तसर इनका सलूशन होता है, सिर्फ आर्टिकल को समझने की बात है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस क्या है, और इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ भी देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम अगर आप देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पर मौजूद है, हरकत नहीं कर रहा, तो हम नॉर्मली कहते हैं कि ये बैलेंस है, ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो इसी तरह हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स या फोर्सेस, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट or moving with constant velocity, it is said to be in equilibrium। यानी कि अगर कोई बॉडी फोर्सेस के अंडर रेस्ट पर हो, यानी कि फोर्सेस लग भी रही हैं, बॉडी मूव नहीं कर रही, या बॉडी फोर्स की वजह से मूव कर रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हम कहते हैं वो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है। आइए इसको चंद एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं। बेटा, ये एक बच्चे ने ऑब्जेक्ट अपने हाथ में होल्ड किया है। इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए इसको डेफिनेटली फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि अपवर्ड, ऊपर की जानिब। आप देख रहे हैं कि ये बच्चा इस ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए अपवर्ड पुश कर रहा है, मींस कि अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड फोर्स नहीं लगाएगा तो ये ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगी। तो अगर तो इस बच्चे ने अपवर्ड पुश अर्थ की पुल से ज़्यादा लगाया, लाइक ये अगर इसने ऑब्जेक्ट पकड़ा है और ये इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से मूव करवाता है, तो उसका मतलब क्या है कि ये ग्रेविटेशनल पुल से ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। अगर इसने अपवर्ड पुश कम लगाया तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ का जो पुल है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर वो उस ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस पे लगने वाली अपवर्ड पुश और ग्रेविटेशनल पुल ये दोनों बराबर हो गए हैं, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर गए हैं। ना ये अपवर्ड मूव कर रहा है, ना ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो हम ये कहेंगे कि इस वक्त ये बैलेंस हो गया है और इक्विलिब्रियम की हालत में आ गया है। अब आप देखिए, क्या इसके ऊपर फोर्स या फोर्सेस नहीं लग रही? अगर मैं इसके नीचे से हाथ को हटा दूं तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट इस तरह से फॉल कर जाएगा। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। अगर मैं इसको यहाँ पर होल्ड किए हुए हूँ तो यहाँ पर क्यों होल्ड हुआ है? क्योंकि मैं इसके ऊपर अपवर्ड पुश लगा रहा हूँ। तो दो फोर्सेस इसके ऊपर इस वक्त लग रही हैं, एक डाउनवर्ड जो कि ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का पुल है, एक अपवर्ड जो कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ। तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स या फोर्सेस, मैं अगेन डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूँगा। अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स या फोर्सेस, बॉडी अगर रेस्ट पर हो तो हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम में है।
तो ये आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट ऐसा होने से रेस्ट पर रहेगा और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। नेक्स्ट बेटा देखिए, हमारे पास दो बच्चे हैं और ये रोप को खींच रहे हैं, जैसे टग ऑफ वार में होता है। एक टीम राइटवर्ड रोप को खींचती है, दूसरी टीम ऑपोजिट डायरेक्शन में रोप को खींचती है। तो दोनों टीम्स में से जिसकी फोर्स ज़्यादा होती है वो जीत जाता है। लेकिन अगर दोनों की फोर्सेस एक जैसी हों तो फिर आपको मालूम है कि ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, बिकॉज दोनों फोर्सेस जो लग रही हैं वो इक्वल हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अब इक्वल हैं तो वैल्यूज़ दोनों की बराबर हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसल कर रही हैं। अच्छा बेटा, इफ़ेक्ट को कैंसल कर रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोर्स नहीं लग रही, फ़ोर्स लग रही है लेकिन एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, तो लिहाजा ये रेस्ट पे रहेगा और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडर इक्विलिब्रियम। बेटा तीसरी कंडीशन देखिए, ये मैंने छोटा सा एक सी सॉ बनाया जिसके अंदर ये पॉइंट जो है ये इसका पिवट है। पिवट आप समझते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत क्लियर बताया था। अब यहाँ पर इस सी सॉ के ऊपर हम यहाँ दो फोर्सेस लगा रहे हैं और दोनों फोर्सेस आप देख रहे हैं कि डाउनवर्ड है और इक्वल हैं। ये जो बेटा राइट साइड वाली फोर्स है, अगर हम इसकी बात करें, ये इस लीवर को इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना चाहती है। लेफ़्ट साइड वाली फोर्स को अगर आप देखें, अगर सिर्फ हम ये अज्यूम करें कि ये अप्लाई हो रही है तो ये इस लीवर को इस डायरेक्शन में मूव करवाना चाहती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब मेरा बेटा चूंकि पिवट दोनों फोर्सेस से एक जितने फासले पर है, सेंटर में है और फोर्सेस दोनों ही बराबर हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे लग रही हैं और उनका इफ़ेक्ट ऑपोजिट है। राइट साइड वाली फोर्स क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, यानी कि ये क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवाना चाहती है। लेफ़्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करवाना चाहती है। डिस्टेंस सेम होने की वजह से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मूवमेंट आर्म सेम होने की वजह से, फोर्सेस सेम होने की वजह से क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। तो ना ये क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ये लीवर बैलेंस रहेगा दोनों फोर्सेस की वजह से और हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो बच्चों, ये मैंने आपके साथ इक्विलिब्रियम की जो टर्म है वो क्लियर करने की कोशिश की ताकि आपको पता लगे कि हम इक्विलिब्रियम फिज़िकली किसको कहते हैं। आइए अब ज़रा इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से पढ़ने की कोशिश करते हैं और एक नए अंदाज से इक्विलिब्रियम को समझते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बार बार इस्तेमाल होगी, सेकेंड ईयर में भी इस्तेमाल होगी, तो बड़े ही इत्मीनान से इसको सुनना है, समझना है। बेटा मैं इसकी डेफिनेशन अगेन आपके साथ शेयर करता हूँ और इस डेफिनेशन में दो वर्ड्स मैं आपके साथ हाईलाइट करूँगा, एक रेस्ट और दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी। बेटा अगर आप इन दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा गौर करें और आप बच्चों ने मैट्रिक लेवल पर इक्वेशन ऑफ मोशंस और न्यूटन के लॉज पढ़े हैं, वो लॉज के मुताबिक आप ये जानते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट पर होती है, मूव नहीं करती, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। या अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात छुपी हुई है। वो ये छुपी है कि अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो फिर उस बॉडी का एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा।
इट मीन्स कि हर वो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर हो, हर वो ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी रखता है, ज़रूरी नहीं उसका एक्सेलरेशन हो। तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो भी हो सकता है अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। तो बेटा इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो रेस्ट की हालत में भी हो सकती है, वो मोशन की हालत में भी हो सकती है। शर्त ये है कि उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट को शेयर करते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब है एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो। मैंने पहले आपको फिज़िकली समझाया और अब मैं आपको फ़िज़िक्स की रूह से समझा रहा हूँ कि फ़िज़िक्स क्या कहती है कि इक्विलिब्रियम है क्या चीज़। तो याद रखिएगा, हर वो ऑब्जेक्ट जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा वो इक्विलिब्रियम की हालत में कहलाएगा। अब उसका एक्सेलरेशन आपने उसके दिए गए डाटा को देखते हुए डिसाइड करना है कि कैसे ज़ीरो होगा। क्या वो रेस्ट पर है, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा, बॉडी रेस्ट पर हो तब तो इक्विलिब्रियम में है, और अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इट डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। तो मेरा बेटा यहाँ तक हमने अभी इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा। आइए अब हम एक छोटा सा चार्ट डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, जिससे आपको मज़ीद इक्विलिब्रियम क्लियर हो जाएगा। तो बेटा अभी आपने पढ़ा कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो वो या तो रेस्ट में होगी या वो मोशन में होगी। रेस्ट में तो आपको समझ आती है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो बेटा अगर वो रेस्ट की अंदर इक्विलिब्रियम में है तो उसका नाम हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम रखते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम में होने की। तो अगर वो रेस्ट के अंडर बात कर रहे हैं तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और बेटा अगर वो मोशन की वजह से इक्विलिब्रियम में है तो उसका नाम हम रखते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इट मीन्स कि इफ़ द बॉडी इज़ अंडर इक्विलिब्रियम in the state of rest, then it is said to be static equilibrium, and if the body is under equilibrium in the state of motion, then it is said to be dynamic equilibrium. अब चूंकि मोशन के अंदर एम्बिगिटी है तो मोशन याद रखिएगा हर मोशन में नहीं, सिर्फ उस मोशन में जिसके अंदर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, भूलना नहीं। अब मोशन की बात करते हैं तो बेटा मोशन हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं। या तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, या फिर वो सर्कुलर मोशन में होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। अगर तो बेटा वो स्ट्रेट लाइन में हुआ तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीन्स स्ट्रेट लाइन की मोशन। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर बॉडी का एक्सेलरेशन डिस्कस किया जाए उसको लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो लिहाजा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो बेटा अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें, सर्कुलर मोशन के अंदर बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसको हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी सर्कल में घूमती है तो उसका एक्सेलरेशन लीनियर नहीं होगा, रोटेशनल होगा, यानी कि एंगुलर होगा। तो लिहाजा उसका रोटेशनल या एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो ये मेरा बेटा एक छोटा सा चार्ट है, अगर आप इसको अच्छे तरह से याद कर लें तो आप हर तरह से इक्विलिब्रियम के बारे में बड़े आसानी से बता सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी वो आप लोगों को टेढ़ा मेढ़ा करके सवाल पूछे। शर्त ये है कि कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, डगमगाना नहीं क्वेश्चन को देखकर, बस जो आपको सिखाया गया है उसको प्रैक्टिस में ले आएं। मेरा बेटा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ वो रेस्ट में होगी या मोशन में होगी। अगर वो रेस्ट में है तो उसका नाम क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर वो मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन में या सर्कुलर में। अगर स्ट्रेट लाइन में हुई तो उसका नाम
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और उसका लीनियर एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर वो सर्कुलर मोशन में है तो उसको हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे और उसका रोटेशनल एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ऑन द होल आपने ये सीखा कि इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। उम्मीद है आपको यहाँ बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। आइए अब मज़ीद आगे चलते हैं। नेक्स्ट बेटा, हम लोगों ने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के अंदर इसकी 2 कंडीशंस हैं, जिसमें से आज हम लोग एक कंडीशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान है, मैंने पहले आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया, अगर आपने इसको समझ लिया ना तो किसी भी सूरत में आप इससे मार नहीं खाएंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम आपको क्लियर हो गया है। तो बेटा जी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो हम कहते हैं उसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो फिर न्यूटन के जो लॉज हैं उनके मुताबिक हम फर्स्ट कंडीशन को इस तरह से डिफाइन करते हैं। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। आपको इक्विलिब्रियम में मैंने बताया अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स और फोर्सेस, यानी कि एक फोर्स भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो फिर एक बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, तमाम फोर्सेस का सम अगर 0 हो जाए तो बॉडी डेफिनेटली रेस्ट पे होगी। तो इस हालत में हम कहते हैं कि ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। सो द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। वेक्टर सम को बेटा हम लोग समेशन सिग्मा से शो करते हैं, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो समेशन एफ इक्वल्स टू 0, ये बेटा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आइए अब इस फर्स्ट कंडीशन को हम समझने की कोशिश करते हैं डिफरेंट एंगल्स के साथ। बेटा ये पहली एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स को 2 लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेफ्ट साइड वाला जो आदमी है वो इसके ऊपर फर्ज कर लें फोर्स F1 लगा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में। दूसरे वाला आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F2, कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में। बेटा अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में वेक्टर सम 0 आना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों फोर्सेस लग रही हैं तो इनका सम 0 होना चाहिए। फोर्सेस आर वेक्टर्स। वेक्टर्स अगर मैग्नीट्यूड में सेम हों, डायरेक्शन में ऑपोजिट हों, तो उनका सम 0 आता है, अगर उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम हो तो। अगर फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हुआ तो बॉडी शायद रोटेट कर जाए। लेकिन चूंकि हम लोग फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने कहा कि इसका 0 लीनियर एक्सेलरेशन होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस लगने की वजह से उसको रोटेट नहीं करवाना, रोटेशन को नहीं देखना, हमने स्ट्रेट लाइन की मोशन को देखना है। क्योंकि अगर अब वो रोटेट हो गई तो वो तभी रोटेट होगी जब उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं होगा। अब यहाँ पर ज़रूरी है कि चूंकि हमने लीनियर एक्सेलरेशन देखना है तो उसकी स्ट्रेट लाइन में मोशन ज़रूरी है। लिहाजा हम लोग ये लाजमी कहेंगे कि फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, अदरवाइज ये कैंसल आउट नहीं होंगी, इनका कोई ना कोई इफ़ेक्ट आ जाएगा। लिहाजा ये दोनों फोर्सेस अगर मैग्नीट्यूड में सेम हैं और इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं तो फिर इनका नेट इफ़ेक्ट जो है मेरा बेटा वो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि नेट फोर्स इसके अंदर 0 लग रही है। लिहाजा हम कह सकते हैं समेशन F इक्वल्स टू 0। तो मेरा बेटा इस एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ उस हालत में एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करती हैं, एक मैग्नीट्यूड में सेम, दूसरा डायरेक्शन में ऑपोजिट, और तीसरा लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन मैंने आपको टॉर्क में बड़ा क्लियरली बताया था। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम ना हुआ
तो हो सकता है कि ये रोटेट कर जाएं, और अगर ये रोटेट कर गई तो फर्स्ट कंडीशन से बाहर चली गई। मेरा बेटा नेक्स्ट एग्जांपल एक और आपके साथ शेयर करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो एक टेबल पे पड़ा है। आपको मालूम है ना कि जब एक ऑब्जेक्ट हम होल्ड करते हैं या किसी टेबल पर रखते हैं तो उसका वेट डाउनवर्ड लगता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि एज अ रिएक्शन टेबल लगा रही होती है वो ऊपर लग रहा है। तो फिर हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं। अब यहाँ पर ये जो mg है ये इसका वेट है, डाउनवर्ड लग रहा है। n नॉर्मल फोर्स है जो कि टेबल इस ऑब्जेक्ट पे लगा रही है। तो वेट आपको पता है ऑलवेज डाउनवर्ड, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज अपवर्ड। अब ये टेबल पर अगर बेटा बुक पड़ी हो वो ज़िंदगी भर वैसे ही पड़ी रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर वहाँ से हटाया ना जाए। अब चूंकि मेरा बेटा यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दो लग रही हैं और ये ऑब्जेक्ट मूव भी नहीं कर रहा, इसका मतलब कि दोनों मैग्नीट्यूड में सेम हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं, लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम है, लिहाजा ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी और टोटल फोर्स हमारे पास ज़ीरो आएगी, यानी कि समेशन एफ हमारे पास ज़ीरो हो गया। ठीक है मेरा बेटा, ये एक और एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर की। आइए अब ये देखते हैं कि हमने इन दोनों एग्जाम्पल से सीखा क्या। बेटा अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने हर वक्त जहन में रखनी है, क्योंकि अगर आप ये जहन में रखेंगे ना तो ये कंडीशन आपको कभी भी तंग नहीं करेगी। पेपर में नहीं लिखना, लेकिन आप लोगों ने इसको याद रखना है, इससे आपको बड़ा अच्छा याद हो जाएगा। आपने सीखा ये कि पीछे वाली एग्जाम्पल में हमने देखा कि फोर्सेस लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड लग रही थी, और एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने देखा फोर्सेस अपवर्ड और डाउनवर्ड लग रही हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लेफ्टवर्ड फोर्स राइटवर्ड फोर्स के बराबर हो जाए, लेफ्ट पे लगने वाली फोर्स और राइट पे लगने वाली फोर्स दोनों एक जैसी हैं मैग्नीट्यूड में, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो सम एफ ज़ीरो। या एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने देखा अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर है, ऊपर लगने वाली फोर्स नीचे लगने वाली फोर्स के बराबर है, तो तब भी हमारे पास सम एफ क्या है, ज़ीरो है। इन शॉर्ट आप इसको यूं ज़हन में रख लीजिए, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो जाए तब भी ये मूव नहीं करेगी, राइट पे लगने वाली फोर्स लेफ्ट पे लगने वाली फोर्स के बराबर हो जाए तब भी ये मूव नहीं करेगी और ना ही ये रोटेट करेगी अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो आप फर्स्ट कंडीशन को इस तरह से ज़हन में रखिए कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे हम हमेशा वहाँ पर अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लेफ्टवर्ड फोर्स राइटवर्ड फोर्स फाइंड आउट किया करेंगे। जब हम इस तरह से फोर्सेस को फाइंड आउट कर लेंगे तो ऊपर वाली फोर्स इक्वल टू कर देंगे नीचे वाली फोर्स के, लेफ्ट वाली फोर्स को इक्वल कर देंगे राइट वाली फोर्स के, हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी और हम न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। इस पॉइंट को भूलना नहीं मेरा बेटा, मैं फिर से रिपीट कर दूं, ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर, राइट पे लगने वाली फोर्स लेफ्ट पे लगने वाली फोर्स के बराबर। मेरा बेटा अब एक थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन देखते हैं, थोड़ी सी मुश्किल, कि अगर हमारे पास फोर्सेस अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्टवर्ड राइटवर्ड नहीं हैं तो फिर हम क्या करेंगे। बेटा अगर राइटवर्ड फोर्स होगी तो एंगल 0, अपवर्ड फोर्स होगी तो एंगल 90, लेफ्टवर्ड फोर्स होगी तो एंगल 180, डाउनवर्ड फोर्स होगी तो एंगल 270। आपको याद है ना मैंने आपको बात क्या समझाई थी कि अगर फोर्सेस 0, 90, 180, 270 के अलावा एंगल बनाएं तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे। अब बेटा इसी बात को समझाने के लिए ना मैं आपके साथ एक थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल कर रहा हूं। मैंने यहां पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया, इसके अंदर मैंने 3 फोर्सेस को देखा। पहली फोर्स F1, दूसरी फोर्स F2, तीसरी फोर्स F3। आप देख रहे हैं कि तीनों की तीनों फोर्सेस डिफरेंट एंगल बना रही हैं। कितना बना रही हैं हमें नहीं मालूम। तो अब क्या किया जाए, अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक क्या किया जाए। अगर मैं आपके साथ दोबारा से रिकॉल करवाऊं, ऊपर वाली फोर्स नीचे के बराबर, राइट वाली फोर्स लेफ्ट के बराबर, यानी कि हमें फोर्सेस चाहिए। तो क्या मैंने बताया अभी
कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो बेटा आइए इनके कंपोनेंट्स बनाते हैं। पहले वाली के कंपोनेंट्स मैंने बनाए f1y f1x, दूसरी के बनाए f2y f2x, तीसरी के बनाए f3y f3x। तो ये मेरा बेटा हमारे पास इसके कंपोनेंट्स बन गए। अगर मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा क्लियर करके आपके साथ शेयर करूं तो ये फोर्सेस कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगी। अब ज़रा इसको गौर से देखिए, ये दोनों फोर्सेस अपवर्ड हैं, ये दोनों फोर्सेस लेफ्टवर्ड हैं, राइटवर्ड फोर्स सिर्फ एक है, डाउनवर्ड फोर्स सिर्फ एक है। तो हमारे पास ऊपर वाली फोर्स, नीचे वाली फोर्स, राइट वाली फोर्स, लेफ्ट वाली फोर्स, सारी फोर्सेस आ गई। अब अगर हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो फिर क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो f1y प्लस f2y इक्वल्स टू होगा f3y के, ठीक है, एंड f1x इक्वल टू होगा f2x प्लस f3x। ठीक है मेरा बेटा। तो ऊपर वाली फोर्स बराबर होगी नीचे वाली फोर्स के, लेफ्ट वाली फोर्स बराबर होगी राइट वाली फोर्स के। अब आपको समझ आ गया होगा कि करना क्या है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी ना, हम हमेशा सिर्फ एक काम करेंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे, रास्ता खुद ही हमारे सामने निकल आएगा मेरा बेटा। तो इसके बाद आप लोगों ने फिर ये देखा, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने ये फोर्सेस लगाई और उसी चीज़ को अप्लाई किया और मैंने कहा कि अगर मुझे फोर्सेस का सम ज़ीरो चाहिए तो मेरे पास एक्स पे लगने वाली फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए, वाई पे लगने वाली फोर्सेस का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। और यही चीज़ मैंने अभी आपको प्रीवियस पेज पे दिखाई कि किस तरह से आप इसको इक्वलाइज करेंगे। तो मेरा बेटा हम लोगों ने देखा समेशन एफ एक्स अगर हमें ज़ीरो करना है तो लेफ्ट वाली इक्वल्स टू राइट वाली के बराबर, समेशन एफ वाई ज़ीरो करना है तो अपवर्ड वाली फोर्स डाउनवर्ड वाली फोर्स के बराबर। यही काम तो हमने अभी पीछे किया है। एंड में सारा कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, ये निकला कि अगर मेरे पास बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो सम एफ ज़ीरो होना चाहिए। अगर सम एफ ज़ीरो है तो जितनी भी एक्स पे लगने वाली फोर्सेज हैं वो भी ज़ीरो होनी चाहिए और जितनी भी वाई पे लगने वाली फोर्सेज हैं वो भी ज़ीरो होनी चाहिए। एफ पे लगने वाली फोर्सेस ज़ीरो का मतलब क्या है, लेफ्ट वाली फोर्सेस का सम इक्वल टू राइट वाली फोर्सेस का सम। वाई पे लगने वाली फोर्सेस का ज़ीरो कैसे कब आएगा, अपवर्ड लगने वाली फोर्सेस का सम डाउनवर्ड लगने वाली फोर्सेस के सम के बराबर आए। तो अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज ज़ीरो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और क्या बॉडी मूव की स्ट्रेट लाइन में? नहीं ना। क्या बॉडी रोटेशन हुई? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। लिहाजा बेटा हमने एक चीज़ को आखिर में बता दिया कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड है तो उसका कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है और बॉडी हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी। मैंने यही आपको बताया था कि अगर बॉडी मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, उसका लीनियर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा और उस इक्विलिब्रियम को हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहेंगे। मेरा बेटा यहाँ तक आज हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे और इसको मज़ीद क्लियर करेंगे ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल जिससे बच्चे भागते हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह नहीं होगा। तब तक के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।